हेलो बच्चों, दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। आज के क्लास 12th मैथमेटिक्स के एमसीक्यू सीरीज में हम लोग कौन सा लेक्चर लेने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू टेक डिफरेंशियल इक्वेशंस। इससे पहले आप लोगों के लिए मैं ऑलरेडी मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, डेफिनिट इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इन सभी टॉपिक के एमसीक्यू लेक्चर्स चैनल पे डाल चुका हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर क्वेश्चन 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेटा क्या बोला हुआ है? द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है? लॉग ऑन द बेस ऑफ ई, नेचुरल लॉगरिथम। यानी आप चाहो तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, समझे? फिर ये माइनस एक्स है, उसे साइड चेंज करके इक्वल टू एक्स कर दो। नेक्स्ट स्टेप में लॉग की प्रॉपर्टी की हेल्प से इसे हम ऐसे लिखेंगे। अब यहां से बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड वाली टेक्निक से। तो ये बनेगा आपका dy इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स dx। यहां से हम इंटीग्रल शुरू कर देंगे बेटा, है ना। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस में c। तो अब ये आपके ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। क्वेश्चन 1 का ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन 2 में हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखिए, y dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस एक्स। ऐसे कर दो, इसे साइड चेंज कर दिया। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक यूज करने के लिए। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन वाई। dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? ln ऑफ x। ये क्या होगा? माइनस ln ऑफ y। अब अगर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c लिखोगे तो आपकी मर्जी है, मैं लिखूंगा ln ऑफ c। ठीक है, वेयर c इज पॉजिटिव, इसलिए मैं c पे मॉड नहीं लगा रहा हूं। ये बन जाएगा आपका ln ऑफ x, राइट। RHS में आप इसे लिख सकते हैं ln ऑफ c अपॉन वाई। लॉग की प्रॉपर्टी लगा ली है मैंने। ठीक है, अब यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को तो आपको मिलेगा x इक्वल्स c अपॉन वाई, यहां से एक्स वाई इक्वल्स c। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। मतलब ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन ए वाला सही हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसका आपको डिग्री बताना है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। अब यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है? तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव टर्म ये रहा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट देखते हैं। तो इसका एक्सपोनेंट क्या है? तो 2। यही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हो गया। ध्यान रखना, हाईएस्ट एक्सपोनेंट यानी हाईएस्ट पावर नहीं देखते हैं डेरिवेटिव टर्म्स का। क्या देखते हैं? हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव टर्म का एक्सपोनेंट देखते हैं। जैसे यहां पर एक्सपोनेंट 3 है, लेकिन डेरिवेटिव का कौन सा ऑर्डर है? ये सेकेंड ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म ये नहीं है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म ये है। इसका एक्सपोनेंट यानी पावर देखा जाएगा। तो यही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो गया, ध्यान से देख लो। ठीक है बेटा, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ऑप्शन ए वाला तो होमोजेनियस है। जैसे आप यहां पर एलसीएम ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा, है ना। तो ये एक्सप्रेशन आपको दिख गया होगा, दैट मीन्स ये होमोजेनियस है। हमको बताना है कि होमोजेनियस कौन से वाला नहीं है। ये भी होमोजेनियस है। देखिए, अगर ऐसा फंक्शन आपको मिले या ऐसा मिले तब तो होमोजेनियस होगा, वरना नहीं होगा। तो ऑप्शन ए और बी वाले तो होमोजेनियस हैं, ये भी होमोजेनियस है,
ये वाला होमोजीनियस नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, तो ऑप्शन डी हम यहां पर करेक्ट मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 5 को देखिए। क्वेश्चन 5 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको इसका डिग्री बताना है। ठीक है, नाउ बिफोर आई गिव यू द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5, लेक्चर सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात, ये जो टॉपिक है ना डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अब कंट्रोवर्सी का लेवल तो ये है कि ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर में भी था। कब? जब सैंपल पेपर 31 मार्च 2023 को रिलीज हुआ था, तो इस टाइप का क्वेश्चन वहां पर भी था, क्वेश्चन नंबर 6। बाद में इस क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया गया, क्योंकि वहां पर भी डेरिवेटिव टर्म का एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में था। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में भी आपको दिख रहा होगा कि डेरिवेटिव टर्म का एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में है। अब कुछ बुक्स में क्या होता है ना कि डेरिवेटिव का अगर एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में है तो उस एक्सपोनेंट को इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायरिंग या क्यूबिंग करना प्रेफर करते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस आप करोगे, इसके बाद आपको एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा होगा, उस नए वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का आप डिग्री डिक्लेयर कर रहे होंगे एज द आंसर। बट माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे तो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री पूछा गया था। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री पूछा गया है। अब अगर आप इसमें ये स्क्वायर रूट वाला टर्म इधर शिफ्ट कर दो, वाई क्यूब वाला उधर ले जाओ, फिर स्क्वायरिंग कर दो, तो आपको एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा जिसमें कोई भी फ्रैक्शनल पावर नहीं होगी फॉर द डेरिवेटिव टर्म। उस नए डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री पूछा है क्या आपसे? नहीं पूछा ना, आपसे तो इसका पूछा है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल की फॉर्म में ऑलरेडी आपके पास है, इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, तब उसका डिग्री आप लिखोगे कैसे? हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट देखकर। अभी यहां पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन नहीं बन रहा है, इसलिए इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। राइट? ऑप्शन डी को यहां पर मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 ये रहा, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन मुझे बताना है। एक्सपोनेंट को देखना बेटा, आरएचएस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में क्या है इसको देखिए। अगर इसे मैं टी पुट कर लूं तो हमें मिलेगा dy अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। यही आपके आरएचएस में है, ध्यान से देख लो। मतलब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से चेंज हो गया। ठीक है, अब यहां पर वेरिएबल सेपरेबल की टेक्निक हम यूज कर लेंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, dt अपॉन e की पावर t आएगा, जिसे हम ऐसे लिख लेंगे। नाउ दैट इज इक्वल टू dx, इंटीग्रल लगाइए, ये बनेगा e की पावर माइनस टी। एक्सपोनेंट लीनियर है जिसका डेरिवेटिव आएगा -1, उससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे, यहां पर ऐसे लगा लो, ये बनेगा x प्लस सी। अब यहां पर हमें t की वैल्यू को तो पुट करना ही है, लेकिन एक काम और कर रहा हूं, ध्यान से देखना। दोनों तरफ e की पावर t से मल्टीप्लाई कर दो। e की पावर t से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा हूं, तो LHS में बनेगा e की पावर में 0, RHS में बनेगा e की पावर t इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, e की पावर 0 का मतलब हुआ +1, आगे नेगेटिव है मतलब -1, तो दैट मीन्स ये बन जाएगा -1 इज इक्वल टू e की पावर t, मतलब e की पावर y माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस सी। अब अगर यहां से हम साइड चेंज कर दें तो e की पावर y माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जरा अपने ऑप्शंस को देखना शुरू करते हैं। ऑप्शन ए वाला सही नहीं है, ऑप्शन बी वाला भी सही नहीं है, ऑप्शन सी वाला भी सही नहीं है, ऑप्शन डी वाला एज इट इज मैच हो रहा है, ऑप्शन डी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर हमें क्या करना है? सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑर्डर एंड डिग्री लिखेंगे, फिर उन दोनों को हमें ऐड करके बताना है।
यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म कौन सा है बेटा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिख रहा होगा, मतलब इसका ऑर्डर है 2। अब डिग्री कैसे लिखते हैं? जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा गया हो तो उस समय हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट देखा जाता है ताकि हम डिग्री लिख पाएं। तो यहां पर ये भी डेरिवेटिव टर्म है और ये भी डेरिवेटिव टर्म है, लेकिन ये हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म है, इसका एक्सपोनेंट क्या है बच्चों? तो 1। ठीक है, तो ऑर्डर एंड डिग्री आपको मिल चुका है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। 2 + 1 यानी 3, ऑप्शन सी को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तब हम बता पाएंगे कि किस टाइप के फैमिली ऑफ कर्व को इसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करके देगा। वेरिएबल सेपरेबल की टेक्निक यूज करेंगे। dy/3 + y = dx/2x। ठीक है, आप चाहो तो इस 2 को LHS में ही रहने दो, मतलब इस वाले 2 को यहां पर ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इंटीग्रेट करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये 2 बाहर है, ये हो जाएगा ln(3 + y). दिस विल बी ln(x) प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ln(c) की फॉर्म में लिखिए, क्योंकि ये सारे लॉगरिथम की फॉर्म में हो जाएंगे तो सिंप्लीफाई करना आसान रहेगा। LHS में आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 3 + y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। RHS में भी प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये बन जाएगा आपका x × c। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां से हम कंपेयर कर लेंगे तो आपको मिलेगा 3 + y का होल स्क्वायर = c × x, लाइक दिस। अब ये जो इक्वेशन है ये किस टाइप के कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग पैराबोलाज। ठीक है, यानी फैमिली ऑफ पैराबोलाज। ऑप्शन सी में यही लिखा हुआ है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। वैसे एक बात बताओ, ये जो पैराबोला बनेगा, इस पैराबोला का वर्टेक्स कहां पर होगा? मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया बेटा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। सबसे पहले इसे हम प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 log x / x log x, यानी 2 / x ही बचेगा। ठीक है, हमने दोनों तरफ x log x से डिवाइड कर दिया ताकि इसे हम कंपेयर कर पाएं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की इस फॉर्म के साथ। इससे कंपेयर कर लो तो यहां से आपको p of x मिल जाएगा 1 / x log x। आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे आप IF से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन p, यानी इसका हम इंटीग्रेशन ले रहे होंगे तो ये आएगा 1 / x × 1 / log x dx। ये दूर दूर करके क्यों लिखा है मैंने बता रहा हूं, वेट करिए। शॉर्टकट ध्यान से सुनना। आपके पास डेरिवेटिव है इनटू 1 अपॉन फंक्शन हो, डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन भी कह सकते हो इसे, समझे? डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन भी कह सकते हो। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ द फंक्शन प्लस में सी। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं यहां पर, तो मैं ये जो शॉर्टकट बताया इसकी बात हो रही है। यहां पर फंक्शन है log x, डिनोमिनेटर में है, डेरिवेटिव साथ में है, तो कहने का मतलब आपका रिजल्ट आ जाएगा e⁻ log ऑफ log x। समझे? log ऑफ द फंक्शन, फंक्शन है log x, डेरिवेटिव है 1 / x और फंक्शन डिनोमिनेटर में है डेरिवेटिव के, राइट? तो यहां से आपका फाइनली आंसर बन जाएगा log x, राइट? सिर्फ इसे हम लिख लेंगे। तो यहां पर ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बी वाला सही हो गया, 9th का ऑप्शन बी ठीक है बच्चों। ओके, नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला हुआ है? इफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय f of x, तो आपको इसका डेरिवेटिव बताना है।
ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, समझे? मतलब यहां पर भी p ऑफ x क्या आएगा, दिस विल बी 1/x log ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो दैट मीन्स इसका भी इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आएगा, वही आएगा जो पिछले क्वेश्चन में आया था। ये हमने यहां पर लिख भी रखा है, log ऑफ x पिछले क्वेश्चन का ही आंसर है। इस फंक्शन को इस क्वेश्चन में f ऑफ x से रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है और फिर आपसे इसका डेरिवेटिव पूछा गया है। तो f डैश x निकाल लो, तो f डैश x की वैल्यू आ जाएगी 1/x। 1/x यानी ऑप्शन बी को चेक करिए, क्वेश्चन 10th का ऑप्शन बी ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से है, आपको बताना है इनमें से कौन से वाला ऑप्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का काम करेगा। तो हमारे पास dy/dx है, उसका होल स्क्वायर भी करना है और फिर बाकी चीजें भी आपको दिख रही होंगी। हम जरा ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं। dy/dx मतलब 2 आएगा, ठीक है। अब इस डेरिवेटिव की वैल्यू को अगर हम यहां पर वेरीफाई करके देखना चाहें तो कैसे होगा बेटा, डेरिवेटिव का स्क्वायर -x इंटू dy/dx प्लस में y का मतलब है 2x - 4। ठीक है, ऑप्शन ए वाले में आप देख लो। इसको हम देख लेते हैं कि ये RHS यानी 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये बनेगा 4 - 2x, ध्यान से देखिए ये है 2x - 4, कहने का मतलब ये 0 आ रहा है। देख लो ध्यान से, 4 कैंसिल होगा, 2x भी कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो कर्व है ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर ये जो कर्व है इसका सॉल्यूशन है, यानी ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसी तरीके से आप इन सभी ऑप्शंस को भी चेक करके देख सकते हो, क्या इनमें से कोई आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। अगर सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन है ना, LHS इक्वल टू RHS वाली कंडीशन बनेगी तो सॉल्यूशन है, वरना सॉल्यूशन नहीं है। फिलहाल ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला हुआ है बच्चों, गिवन दैट y डैश इज इक्वल टू dy/dx। अब अगर ये बात हमको नहीं पता होती तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना। क्वेश्चन में आसान किया हुआ है जैसे ये बताकर, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस कंडीशन इज गिवन बाय y ऑफ x इज इक्वल टू, तो आपको करेक्ट ऑप्शन का पता करना है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, y डैश को सबसे पहले ऐसे लिखो -y इज इक्वल टू 1, यानी ये हो जाएगा y + 1। यहां से वेरिएबल को हम सेपरेट कर लेंगे, dy/y + 1 इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेशन ले लो दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा log ऑफ y + 1, यहां बेस e रहेगा, नेचुरल लॉगरिथम है ये बना x + c RHS वाला। अब इस कंडीशन को हम यूज करेंगे, यानी y की जगह 1 डालना है अगर x 0 है तो ये बनेगा log ऑफ 1 + 1 यानी 2, log ऑफ 2 ऑन द बेस ऑफ e इज इक्वल टू 0 + c, x की जगह 0 + c यानी c आ जाएगा। c की वैल्यू आ चुकी है, तो आपका फाइनली सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसमें आप c की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बनेगा log ऑफ y + 1 ऑन द बेस e इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा x प्लस log ऑफ 2 ऑन बेस e। साइड चेंज करो बेटा, इस log वाले को इधर ले आओ, नेगेटिव हो जाएगा, फिर log की प्रॉपर्टी भी लगाएंगे। तो फिलहाल मैं लिख रहा हूं log ऑफ y + 1 ऑन बेस e माइनस log ऑफ 2 ऑन बेस e इज इक्वल टू x। ठीक है, इसमें हम log की प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, यहां ले आ रहा हूं आपको टॉप में देखो, तो ये बन जाएगा log ऑफ y + 1/2 log m माइनस log n इज इक्वल टू log m/n। ठीक है, तो हमने कर लिया यहां पर ये, नाउ दैट इज इक्वल टू x। यहां से आप लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये बन जाएगा e⁻x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहां से आपको y क्या मिलेगा, 2 टाइम्स e⁻x - 1। हमारे क्वेश्चन में y ऑफ x की वैल्यू पूछ रखी है, मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, इसकी वैल्यू पूछ रखी है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, यही y ऑफ x की वैल्यू है, लेकिन ऐसा आपके किसी भी ऑप्शन में फिलहाल आपको नहीं दिख रहा होगा। इनफैक्ट आपके ऑप्शंस में ये क्या है, exp डॉट ट्वाइस exp डॉट। अब इसका मतलब समझते हैं, ध्यान से सुनना।
ई एक्स पी ऑफ एक्स यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स, दैट मीन्स इसे हम e टू द पावर x ही कहते हैं। यानी यहां पर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ई एक्स पी ऑफ एक्स माइनस 1, ये आपका y आ गया या y ऑफ x आ गया, समझे? y ऑफ x या y एक ही बात है, तो ये बनेगा 2 टाइम्स ई एक्स पी ऑफ एक्स माइनस 1, समझे? एक बार ध्यान से देख लो इसे, और मैंने यहां पर क्या लिखा है, और ये आपके ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको क्या करना है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, आपको इसका ऑर्डर बताना है, डिग्री नहीं पूछा है, ध्यान से, ठीक है? तो यहां पर ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म क्या है, आपको दिख रहा होगा, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है ये, तो ऑर्डर 2 आ जाएगा, ऑप्शन सी को मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। ठीक है, सॉल्व करना क्या था इसमें, लल्लू सा तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। सबसे पहले पूरे में आप साइन एक्स से डिवाइड करिए, dy अपॉन डी एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, दैट इज कोटेंजेंट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स यानी कोसिकेंट एक्स। तो यहां पर फंक्शन p आ जाएगा कोटेंजेंट एक्स, तो इंटीग्रेशन फैक्टर विल बी e टू द पावर, इसी फंक्शन p का हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, ये बनेगा e की पावर में log sin x, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू sin x। sin x यानी ऑप्शन सी को आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन 15 ये रहा, क्या बोला हुआ है इसमें, द कर्व इन विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इक्वल्स द रेशियो ऑफ द एब्सिसा टू द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अगर कोई कर्व ये है, तो अगर हम इसके टेंजेंट का स्लोप लिखें dy अपॉन डी एक्स, तो ये बेसिकली इसके डेरिवेटिव से मिलता है एट एनी रैंडम पॉइंट x, y। समझे, ये क्या है, दिस इज स्लोप किसका, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहां पर, इस पॉइंट पर, इस कर्व के लिए। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स द रेशियो ऑफ द एब्सिसा टू द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कौन सा पॉइंट, रैंडम पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनाया उसका स्लोप लिखा हुआ है, ये रहा। तो बेसिकली इस पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट का रेशियो यानी x अपॉन वाई। तो आपके क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उसका मतलब ये है। अब यहां से आपको कर्व निकालना है, अब यहां से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे, वेरिएबल सेपरेबल की सिंपल सी टेक्निक है, वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में k, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2k बनेगा, उसे मैं c मान लूंगा, c इज इक्वल टू 2k। अब ये जो कर्व आपको मिला है ये किस टाइप का कर्व है, एलिप्स तो बिल्कुल नहीं है, पैराबोला भी नहीं है, सर्कल भी नहीं है, इट इज द केस ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, समझे? यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी सही होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहां पर मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म यहां पर क्या है, तो dy अपॉन डी एक्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म यहां पर आपको दिख रहा होगा। यहां पर ऑर्डर 3 है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म है ये। यहां पर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म है लेकिन उसका स्क्वायर हो रखा है, तो क्या हुआ, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये भी नहीं है। यहां पर आपको डबल डेरिवेटिव दिख रहा होगा d2y अपॉन dx2, मतलब यही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, dy अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस
dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को? देख लो ध्यान से, आपका मन करे तो साइड चेंज करके उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर इंटीग्रेशन हम शुरू कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, दिस इज माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू के। ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा ताकि हमें एक करेक्ट ऑप्शन मिल जाए। आप साइड चेंज कर दो, है ना, तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस के को हम सी से रिप्लेस कर देंगे। ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस के को मैंने सी बोल दिया। ठीक है बेटा, समझे मेरी बात? तो यहां से आपका ऑप्शन बी आपको दिख गया होगा, क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी ठीक हो गया, राइट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन पता करना है। एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स, ऐसे कर लो। फिर वेरिएबल सेपरेबल की हमें टेक्निक लगानी है, तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये बनेगा लॉग ऑफ वाई, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स। कांस्टेंट को भी आप लॉग फंक्शन की फॉर्म में ही लिखो, यानी लॉग ऑफ सी लिखो। ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी अपॉन एक्स। कंपेयर कर लेंगे तो y इक्वल टू सी अपॉन एक्स या एक्स वाई इज इक्वल टू सी, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, यानी ऑप्शन थर्ड को देखिए, ऑप्शन सी को देखिए। ठीक है, सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 18। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं बेटा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19 हियर। इफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के, तो आपको y की वैल्यू बतानी है। डी वाई इज इक्वल टू के डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन शुरू करो, ये बनेगा y इज इक्वल टू के एक्स प्लस में सी, के एक्स प्लस में सी, यही आपके y की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शंस एक बार सर्च कर लो, ऑप्शन बी में आपको यही दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 को लेते हैं। क्वेश्चन 20 में क्या बोला हुआ है? द सॉल्यूशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा आपको ये बताना है। यहां पर जब हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, मतलब ये पी ऑफ एक्स देने का मतलब तो यही बोल रहा है ना बेसिकली, तो ये बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा यहां पर? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस में c। यहां पर इस जीरो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि q ऑफ x की वैल्यू तो जीरो है, तो बेसिकली ये बनेगा y इंटू ई टू द पावर p ऑफ x dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू जीरो इंटू वट एवर का इंटीग्रेशन जीरो ही रहेगा, तो जीरो प्लस सी। ठीक है, तो यहां से एक स्टेप और लिख लो, y इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ फंक्शन p। ये आपके ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन बी में भी गड़बड़ है, देख लो एक बार, LHS को देखो, और यहां पर भी देख सकते हो आप लोग। ऑप्शन सी में y इज इक्वल टू सी ई की पावर में माइनस पी ऑफ एक्स डी एक्स, यानी ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। दोनों तरफ साइन फंक्शन लगाओ, डी वाई अपॉन डी एक्स आपको देखे जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब यहां से आप x प्लस वाई को पुट कर दो, x प्लस वाई को t पुट कर दो, तो ये आपको dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू किस तरीके से देगा? ये बनेगा dt अपॉन डी एक्स माइनस 1। ध्यान से देख लो, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। इसे हम यहां पर यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा dt अपॉन डी एक्स माइनस 1, जिसे मैं RHS में ले जाऊंगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस साइन एक्स प्लस वाई यानी साइन टी, इस तरीके से। ठीक है,
अब हम वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक से dt अपॉन 1 प्लस साइन टी लिखेंगे, लेकिन साइन टी को मैं कॉस में कन्वर्ट कर लूंगा ऐसे, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। समझे? इंटीग्रेशन यहीं पर लगाना शुरू कर दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया है, इंटीग्रेशन भी लगा दिया है। 1 प्लस साइन टी में जो साइन टी था उसको कॉस के फॉर्म में ऐसे लिख लिया है। 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला हम लगाएंगे डिनोमिनेटर में, तो इट विल बी 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, यानी पाई बाई 4 माइनस टी बाई 2 हो जाएगा। ये आपका ऐसे तो है ही, ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस टी बाई 2 डी टी। नाउ दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 dx। ठीक है बेटा, अब यहां से इसका इंटीग्रेशन करना बच्चों का काम है। ये हाफ बाहर है, सीकेंट स्क्वायर एंगल लीनियर है, ध्यान रखना। तो ये आएगा टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस टी बाई 2। ये जो एंगल है लीनियर है, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस हाफ। इससे इस पूरे को आप डिवाइड करेंगे तो ये वाला हाफ कट जाएगा, सिर्फ नेगेटिव बचेगा। इस वाले हाफ को हटा ही देता हूं मैं। ठीक है, आरएचएस में चलते हैं। यहां पर आपको dx का इंटीग्रेशन करना था, बेसिकली ये x हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट को आप k लिख लो। ठीक है बच्चों, अब यहां से आप साइड चेंज कर दो तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट x प्लस टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस टी बाई 2। टी का मतलब है x प्लस वाई अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस के आएगा, उसे हम c लिख लेंगे। मैंने साइड चेंज किया है, माइनस के की जगह पे c लिख लिया है। यहां पर t की जगह पे x प्लस वाई हमने पुट किया था तो वो भी मैंने पुट कर दिया है। ऑप्शन ए को एक बार आप मैच करके देखो, x प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू c। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 25 तक असर्शन एंड रीजन टाइप वाले क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 में असर्शन का स्टेटमेंट आपके पास है, फिर रीजन का भी स्टेटमेंट है। सबसे पहले रीजन वाले स्टेटमेंट को देखते हैं। dx अपॉन डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन फैक्टर इस फॉर्मूले से मिलेगा। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, रीजन का स्टेटमेंट ट्रू है। असर्शन के स्टेटमेंट में ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका डिग्री 3 है, ये बोला गया है। तो यहां पर सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है, इसे तो हम अप्लाई करेंगे ही। समझे? यहां पर हम कोई स्क्वायरिंग या क्यूबिंग वाला काम नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुन लो। तो बेसिकली यहां पर आप सिंपली डेरिवेटिव करेंगे तो ये 4 इंटू डबल डेरिवेटिव की पावर में 4 माइनस 1 यानी 3 इंटू डबल डेरिवेटिव का फिर से डी बाई डी एक्स लिया जाएगा, यानी ये बन जाएगा d3y अपॉन dx3। नाउ दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म क्या है बेटा। इसका हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म है थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव, यानी ऑर्डर है 3। तो इसका डिग्री क्या बनेगा, इसका डिग्री बनेगा 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट देखा जाता है। इसका एक्सपोनेंट क्या है, तो 1 है। कहने का मतलब इसका डिग्री 1 है। असर्शन वाले स्टेटमेंट में आपको बोला गया है कि इसका डिग्री है 3, मतलब ये है फॉल्स। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ध्यान से देखो, मेरी बात समझे कि नहीं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 23 बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 में असर्शन के स्टेटमेंट में बोला हुआ है dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले यहां पर आप RHS में अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा y अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन y अपॉन एक्स प्लस 1। नाउ दिस फंक्शन जो कि RHS में आपको मिला है, इट इज अ फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म, है ना। तो अगर डेरिवेटिव इस फॉर्म का फंक्शन हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस होता है, मतलब असर्शन का स्टेटमेंट यहां पर ट्रू है, राइट। रीजन के स्टेटमेंट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू f ऑफ y ओवर x देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। यही तो हम अभी आपको समझा कर आए हैं बेटा। कहने का मतलब असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ऑल्सो, यानी यहां पर ऑप्शन ए को हम मार्क कर देंगे। ठीक है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन 24 में क्या है, यहां पर ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन टू बी 2। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म ये रहा, मतलब इसका ऑर्डर 2 है, यानी ये स्टेटमेंट असर्शन के लिए बिल्कुल सही है, ट्रू है। रीजन में क्या बोला हुआ है, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। बिल्कुल सही बात है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें सबसे बड़े वाला डेरिवेटिव टर्म क्या होता है, उसका ऑर्डर देखते हैं। वही डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर होता है। तो रीजन भी ट्रू है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन एज वेल, यानी ऑप्शन ए यहां भी ठीक हो गया। ठीक है, लाइक लास्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन के जैसे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। असर्शन के स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है, द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज होमोजीनियस। देख लेते हैं जरा, x से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू y अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा टेंजेंट ऑफ y अपॉन एक्स। नाउ डेरिवेटिव इज ए फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, यही बोला हुआ है। असर्शन सही हो गया, ट्रू हो गया। रीजन में क्या है, फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन द इंटीग्रेशन फैक्टर इज गिवन एज e टू द पावर x। तो बेसिकली इसे हम कंपेयर करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की इस वाली फॉर्म के साथ। तो सबसे पहले यहां पर हमें फंक्शन p मिलेगा विच इज एक्चुअली 1। यहां पर देखो y का कोफिशिएंट, इसे हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूले में, यानी e की पावर में इस फंक्शन p का इंटीग्रेशन लेंगे तो यहां पर 1 dx, ये बन जाएगा e की पावर में x। यही लिखा हुआ है, कहने का मतलब रीजन का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बट बेटा जी, असर्शन के स्टेटमेंट में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा था, रीजन के स्टेटमेंट में आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। व्हाट आई मीन टू से कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी यहां पर ऑप्शन बी को आप मार्क करोगे एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विद दैट आई वुड लाइक टू वाइंड अप द क्लास फॉर नाउ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, बट बिफोर दैट प्लीज हिट द लाइक बटन ऑफ दिस वीडियो एंड शेयर विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।